हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड थ्रू आउट कॉमर्स आपको ये हेल्प आउट करेगा कि कौन कौन से सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अवेलेबल होते हैं कंपनीज के पास, राइट। तो हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। सो फाइनेंस इज बेसिकली द ब्लड ऑफ एवरी बिजनेस, एवरी एंटरप्राइज, वेदर स्मॉल बिग मीडियम, हर एंटरप्राइज को फाइनेंस चाहिए होता है टू कैरी आउट इट्स ऑपरेशन और टू अचीव इट टारगेट्स। देखो, हर बिजनेस को फंड्स चाहिए होते हैं दो चीज़ों के लिए, या तो उनको अपने डेली डे टू डे ऑपरेशंस करने के लिए या फिर उनको लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए। हम कहते हैं ना कि कैपिटल रिक्वायरमेंट, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल जो चाहिए होती है लॉन्ग टर्म अपने एक्सपेंशन एंड ऑल के लिए, लॉन्ग टर्म फंड्स चाहिए होते हैं। कुछ शॉर्ट टर्म फंड्स भी चाहिए होते हैं वर्किंग कैपिटल, जैसे कि उनको अपने डे टू डे ऑपरेशंस करने के लिए। सो देखो, हर चीज़ की एक क्लासिफिकेशन होती है और आपको क्लासिफिकेशन 1000 वेज से कर सकते हो। तो हम देखते हैं कि सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है। सो क्लासिफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, ऑनरशिप, मोड ऑफ फाइनेंस एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, राइट। सो पीरियड के बेसिस पे दे हैव क्लासिफाइड द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इनटू 3 पीरियड्स। शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस, जो आप थोड़े समय के लिए, लेस देन 1 ईयर्स के लिए करते हो फाइनेंस। मीडियम टर्म 1 to 5 ईयर्स। लॉन्ग टर्म मोर देन 5 ईयर्स के लिए आप अगर फाइनेंस करते हो। ऑनरशिप ओन्ड कैपिटल और बोरोड कैपिटल के बेसिस पे। ओन्ड कैपिटल में आपके पास आ जाएंगे शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, प्रॉफिट्स एंड सरप्लस, जो आपकी खुद की कैपिटल है बेसिकली, ऑनर्स की कैपिटल। बोरोड कैपिटल जो क्रेडिटर्स की है, दूसरी है, जैसे कि डिबेंचर्स, बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट्स, लोन्स एटसेट्रा। तो ये सारी आपकी बोरोड कैपिटल आ जाएगी। मोड ऑफ फाइनेंस के बेसिस पे भी करा गया। इंटरनल सोर्सेज हैं, कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज हैं। इंटरनल सोर्सेज लाइक फ्लोइंग बैक ऑफ योर ओन प्रॉफिट्स, आप खुद के प्रॉफिट्स ही वापस कंपनी में लगा रहे हो, जैसे कि जिसे रिटेन्ड अर्निंग्स भी बोलते हैं। प्रॉफिट्स, सरप्लसेस, डेप्रिसिएशन फंड्स एटसेट्रा। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के बेसिस पे तीन तरह से कर रखा है: सिक्योरिटी फाइनेंसिंग, इंटरनल फाइनेंसिंग एंड लोन फाइनेंसिंग। सिक्योरिटी फाइनेंसिंग और एक्सटर्नल फाइनेंसिंग थ्रू रेजिंग ऑफ कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज, जो हम शेयर्स वगैरह इशू करके फाइनेंस करते हैं। इंटरनल फाइनेंसिंग में आ जाते हैं खुद की, जैसे रिटेन्ड अर्निंग्स, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स, डेप्रिसिएशन ऑफ फंड्स। और लोन फाइनेंसिंग में आ जाते हैं कि आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म्स लोन लेते हैं। तो अभी हम आज सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अपनी लास्ट वाली क्लासिफिकेशन के बेसिस पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो सिक्योरिटी फाइनेंसिंग। इन सिक्योरिटी फाइनेंसिंग वी हैव 2 टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी फाइनेंसिंग, लाइक फर्स्ट इज ऑनर सिक्योरिटी एंड द सेकंड इज क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज। ऑनर सिक्योरिटीज में भी हमारे पास आ जाते हैं इक्विटी शेयर्स और ऑर्डिनरी शेयर्स, एंड दूसरे आ जाते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। बेसिकली जो ऑनर्स की कैपिटल होती है वो ऑनरशिप सिक्योरिटीज़ में आती है, और क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज़ में हमारे पास आ जाते हैं डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, राइट। अब देखो, इनको इन डिटेल पढ़ते हैं कि क्या होता है इक्विटी शेयर्स, क्या होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, क्या होते हैं डिबेंचर्स और बॉन्ड्स। सो सबसे पहले ऑनरशिप कैपिटल सिक्योरिटीज़ देखते हैं। ऑनरशिप सिक्योरिटीज़, द टर्म ऑनरशिप सिक्योरिटीज़ ऑल्सो नोन एज कैपिटल स्टॉक represents shares. Shares are the most universal form of raising long-term funds from the market. The capital of a company is divided into a number of parts. कुछ parts में equal parts में आप divide कर देते हो capital की, उसको shares कहते हैं। Kinds of securities or shares. Companies issue different types of shares to mop up funds from various investors. Before Companies Act 1956, public company used to issue the types of shares: preference shares, ordinary shares and deferred shares. But after the Companies Act 1956 has limited the types of share into 2: preference shares or equity shares only. ओनर सिक्योरिटी बेसिकली कह रहे हैं कि जो आप शेयर्स इशू करते हो आपके ऑनर्स के खुद का पैसा होता है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर के बारे में डिस्कस कर देंगे हम यहाँ पे। शेयर्स क्या होता है, आपकी कंपनी की कुछ कैपिटल है, उसको आप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, तो वो आपका 1 पार्ट इज कॉल्ड 1 शेयर। इक्विटी शेयर्स रिप्रेजेंट्स द ऑनर्स कैपिटल इन अ कंपनी। इक्विटी शेयर्स जो होते हैं वो ऑनर की कैपिटल को रिप्रेजेंट करते हैं। द होल्डर ऑफ दीज शेयर्स आर द रियल ऑनर्स ऑफ द कंपनी। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वही रियल ऑनर्स होते हैं कंपनी के। दे हैव द कंट्रोल ओवर द वर्किंग, और इनके पास एक राइट टू कंट्रोल होती है और ये कंट्रोल कर सकते हैं कंपनी की वर्किंग को। इक्विटी शेयर्स
equity shareholders are paid dividend after paying it to the preference shareholders. इक्विटी शेयर होल्डर्स को आपको एज यू नो डिविडेंड हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करने के बाद देते हैं और रेट ऑफ डिविडेंड ऑन दी शेयर्स डिपेंड्स अपॉन द प्रॉफिट्स. देखो हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, देयर मे बी पेड अ हायर रेट ऑफ डिविडेंड और दे मे नॉट गेट एनी. या तो उनको बहुत ज़्यादा जितना बचा उनका ही है, या तो उनको बहुत सारे प्रॉफिट्स हो सकते हैं या फिर उनको कुछ भी नहीं मिलेगा. अगर लॉसेज हो गए तो उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, उनका सारा पैसा जो लगाया वो भी डूब सकता है. These shareholders take more risk as compared to preference shares. Equity capital is paid after meeting all the claims including that of preference shares holders. They take risk both regarding dividend and the return of capital. Equity share cannot be redeemed during the lifetime of a company, right? So next comes characteristics of equity shares. Equity shares के ना काफ़ी number of features हैं, तो कुछ हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज मैच्योरिटी. तो इक्विटी शेयर्स प्रोवाइड परमानेंट कैपिटल. तो ये आपको क्या प्रोवाइड कराते हैं? परमानेंट कैपिटल. इक्विटी शेयर्स तब तक रिडीमेबल नहीं होते जब तक आपकी कंपनी लिक्विडेट नहीं हो जाती. तो ये नॉन रिडीमेबल शेयर्स होते हैं. आप इनको जब आपकी कंपनी लिक्विडेट होती है तभी आप इक्विटी शेयर की कैपिटल रिटर्न करते हो. अदरवाइज ये परमानेंट कैपिटल का सोर्स है. देयर इज नो सच मैच्योरिटी पीरियड, राइट. सो नेक्स्ट इज क्लेम्स और राइट टू इनकम. देखो इनके पास ना रेजिडुअल क्लेम होता है, जो बचा हुआ वो इनका है. पहले आपने डिविडेंड पे करो, आप आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज़ पे करो, आप डिबेंचर्स का इंटरेस्ट पे करो, उसके बाद इफ़ यू हैव द प्रॉफिट्स तो वो सारे प्रॉफिट्स किसके हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स के ही हैं. नेक्स्ट कम्स क्लेम ऑन एसेट्स. तो एसेट्स के क्लेम पे आप रेसिडुअल क्लेम ही कर सकते हो. बाकी सब कुछ करने के बाद जो बचा हुआ वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही है. राइट टू कंट्रोल. इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास एक और पावर होती है, राइट टू कंट्रोल. इनके पास वोटिंग पावर्स होती हैं. तो बाय वोटिंग तो वो ये लोग अपने एक इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनते हैं और जो कि मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं. सो इनके पास वोटिंग राइट्स होती है, 1 शेयर 1 वोट. And also they can control the management, they can be a part of the management, right. Next comes limited liability. ऐसा नहीं है कि they are the equity shareholders that they have the unlimited liability. उनकी liability is limited to the extent of the capital they have invested in the company. उनका ज़्यादा से ज़्यादा क्या नुकसान हो सकता है कि जितना पैसा उन्होंने कंपनी में लगाया वो सारा डूब जाए. उससे ज़्यादा आप ये नहीं बोल सकते कि आप अपने घर से आके भी पैसे दो. हमारी कंपनी को 40 लाख का लॉस हुआ है, आपकी कैपिटल तो 30 लाख थी, 10 लाख तो भाई अपने घर से दो. नो, द शेयर होल्डर इज लाइबल टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल ओनली, राइट. डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर्स. फर्स्ट इज नो ऑब्लिगेशन ऑफ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड्स. तो कंपनीज के पास कोई बर्डन नहीं है कि उनको फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करना है, कोई डिविडेंड्स पे आउट करनी है. प्रॉफिट हुआ, जितना बच गया वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही है. कैन बी इशूड विदाउट क्रिएटिंग एनी चार्ज ओवर द एसेट्स. नेक्स्ट इज परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल. इक्विटी शेयर जो होते हैं वो परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल होते हैं. ये रिडीम कर नहीं होते लाइफ टाइम पे, ये आप लास्ट में लिक्विडेशन के टाइम पे ही रिडीम करते हो इनको. रियल गेनर्स होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स. वही जितना बच गया, जितना ज़्यादा अगर आपको ने इंटरेस्ट पे कर दिया, डिविडेंड पे कर दिया, उसके पास यू हैव अ लॉट ऑफ फंड्स अवेलेबल टू यू, तो वो आपकी वैल्यूएशन को इंक्रीज करते हैं शेयर्स की. और प्रॉफिट्स जो एज अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड जाते हैं तो यू कैन गेट अ वेरी हाई रिटर्न. राइट टू कंट्रोल और वोटिंग राइट्स. इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास राइट टू वोट होता है और हेंस वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं मैनेजमेंट में. वो इलेक्टेड मेंबर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्ट किए जाते हैं इसी वोटिंग से. एंड फिर वो 1 शेयर 1 वोट का कंसेप्ट होता है. तो दिस इज़ अ वेरी बिग राइट कि दे कैन बी अ पार्ट ऑफ अ मैनेजमेंट. नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर्स. नो एडवांटेज ऑफ ट्रेड ऑन इक्विटी. अगर कंपनी सिर्फ इक्विटी के साथ ही खेल रही है, इक्विटी ही इशू कर रही है, तो वो ट्रेड ऑन इक्विटी का एडवांटेज नहीं ले सकते. ट्रेड ऑन इक्विटी बेसिकली क्या होता है कि आप फिक्स्ड इंटरेस्ट का डेट इशू करते हो लाइक डिबेंचर्स एंड ऑल. उसमें आपको एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और आपके पास एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, तो आपको लग रहा है कि उससे रिटर्न आपको जो फिक्स्ड रेट ऑफ
ऑफ इंटरेस्ट है उससे ज़्यादा आएगी। तो आप लीवरेज करते हो, जितनी ज़्यादा फाइनेंशियल लीवरेज करते हो बेसिकली उतना आपको बेनिफिट होता है। आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख चाहिए, आपको दिख रही है कि एक इन्वेस्टमेंट है, अगर मैं 10 लाख की करूँगी तो वो मुझे इट्स जस्ट अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल 15 लाख मिलेगा मुझे फ्यूचर में, ठीक है। और आपको अब देखना है कि वो 10 लाख मैं फाइनेंस कहाँ से करूँ। मेरे पास एक सोर्स है कि मैं डेट फाइनेंसिंग कर लूँ। मैं अगर 10 लाख का लोन ले रही हूँ तो मुझे उस पर 2 लाख फिक्स्ड इंटरेस्ट देना पड़ेगा, राइट। और मेरे पास ऑलरेडी 20,000 इक्विटी शेयर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो वो जो अब देखो, अब मैंने 5 लाख में से 2 लाख माइनस कर दिए, जो 3 लाख है वो मेरे 20,000 में डिवाइड होगा, राइट। तो मेरा प्रॉफिट है वो कम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स में डिवाइड होगा। बट अगर मैं ये डेट फाइनेंसिंग की जगह और इक्विटी इशू कर देती हूँ फॉर से, अब मेरा प्रॉफिट 5 लाख रह जाएगा, बट मेरे इक्विटी शेयर होल्डर्स फॉर से 60,000 हो गए। 5 लाख डिवाइडेड बाई 60,000, तो अब मेरे जो प्रॉफिट पर शेयर है वो डाउन आ जाएगा। तो आप ट्रेड ऑन इक्विटी नहीं कर सकते। ट्रेड ऑन इक्विटी जो फिक्स्ड इंटरेस्ट आप पे कर देते हो वो शेयर होल्डर्स की जो लास्ट अर्निंग पर शेयर है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डेट इज ऑलवेज लेसर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, राइट। होप यू आर क्लियर विद द कंसेप्ट ऑफ ट्रेड ऑन इक्विटी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इस पर स्पेशल 2 मिनट्स की वीडियो डाल दूंगी कि ट्रेड ऑन इक्विटी बेसिकली होता क्या है एंड हाउ इट वर्क्स। तो अब फाइनेंशियल लीवरेज में भी इसका बहुत रोल है। डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन, डिसएडवांटेजेस इज कि आप अगर इक्विटी शेयर करते हो वो लाइफ टाइम रिडीम नहीं होती, सो देर इज अ डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन ना हो जाए। नेक्स्ट इज मोर रिस्क इज इन्वॉल्व, मोर रिस्क मोर द रिटर्न, मोर रिस्क मोर द लॉसेस। सो रिस्क जो फैक्टर है बहुत ज़्यादा हाई रिस्किंग फैक्टर होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स में, दैट यू कैन लूज ऑल योर अमाउंट दैट you have invested. Next comes the preference shares. As the name suggests, these shares have certain preferences as compared to other types of shares. Right? Preference shares, उनको preference मिलती है दो चीज़ों में. पहली preference उनको मिलती है जब dividend मिलना होता है, equity shareholders से पहले preference वालों को मिलता है. नेक्स्ट प्रेफरेंस इज पेमेंट ऑफ कैपिटल. लिक्विडेशन के टाइम पे जब कैपिटल की रीपेमेंट होती है, प्रेफरेंस शेयर्स आर पेड अर्लियर देन द इक्विटी शेयर होल्डर्स, राइट. सो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड इनको होता है, तो ये रिस्की भी कम होते हैं और इनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होती हैं. दोज पर्सन हु वांट देयर मनी टू fetch a constant rate of interest even if the earning is less will prefer to purchase preference shares, right? Next comes the type of preference shares. There are many types of preference shares. Let's discuss each one in detail. First is cumulative preference shares. Cumulative preference shares वो होते हैं जिसमें इन फॉर से अगर आपको कुछ ईयर्स में लॉसेस भी हुए हैं और कंपनी आपको डिविडेंड नहीं पे कर पाई है और नेक्स्ट ईयर में आपको जब प्रॉफिट हो जाता है, तो द क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैज़ द राइट कि वो आपसे अपने पुराने जो 2 साल के उनके फॉर से डिविडेंड्स आपने पे नहीं करे हैं, वो वापस जब आपके पास प्रॉफिट्स हैं तो वो अकमुलेट कर लेते हैं उसको और वो क्लेम कर सकते हैं दैट पे अस आर प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर डिविडेंड्स विच यू हैव नॉट पेड ड्यू टू द लॉसेस, राइट. तो लॉसेस के कारण आपने अगर हमारे प्रेफरेंस डिविडेंड्स पे नहीं करे हैं, तो जब जिस साल भी आपको प्रॉफिट हुआ है, मेरा इतना बैकलॉग है, हमें तो चाहिए पैसा, और उसके बाद ही आप न्यू प्रेफरेंस डिक्लेयर कर सकते हैं, राइट. नॉन क्यूमुलेटिव इज बेसिकली द ऑपोजिट ऑफ द क्यूमुलेटिव. अगर आपको फॉर से किसी साल लॉस हो जाता है और उस साल कंपनी आपको डिविडेंड पे नहीं करती है और नेक्स्ट ईयर ही आपको प्रॉफिट हो जाता है, तो आप उनसे नहीं बोल सकते कि पिछले साल जब लॉस हुआ था आपने मुझे डिविडेंड नहीं दिया, तो इस साल के प्रॉफिट में से मुझे पिछले साल का डिविडेंड दो. नो, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैन नॉट क्लेम दिस राइट. नेक्स्ट कम्स योर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. रिडीमेबल
रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जो आफ्टर एन नंबर ऑफ अ पीरियड आप रिडीम कर सकते हो. ये यूजुअली नहीं होते हैं वैसे, बट इट इज़ अ थ्योरेटिकल टर्म और यू कैन से कि इट इज़ पॉसिबल. सो कंपनी अगर आपकी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपको अलाउ करती है तो आप रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू कर सकते हैं जो आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम रिडीम हो. इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो यूजुअली होते हैं कि दे आर also the permanent capital, as you can say, are irredeemable irrespective of the liquidation. आप liquidation पे ही इनको redeem करते हो, उससे पहले आप इनको redeem नहीं कर सकते हो, right? Next comes participating preference shares. Participating preference shares, the holder of these shares participate in the surplus profits of the company. They are firstly paid a fixed rate of dividend and then a reasonable rate of dividend is paid on equity shares. If some remain after both these dividends, the participate in surplus profits and the mode for dividing between preference and equity is given. देखो पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं जो आपके प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, बेसिकली सरप्लसेस में पार्टिसिपेट करते हैं. कंपनी को ह्यूज प्रॉफिट्स हुए हैं, कंपनी ने प्रेफरेंस को भी वो दे दिए हैं, डिविडेंड दे दिया है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड दे दिया, उसके बाद भी कंपनी के पास कुछ प्रॉफिट्स बचे हुए हैं. सो दीज पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैन पार्टिसिपेट इनटू योर प्रॉफिट्स इफ योर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अलाउज and the division of the surpluses is done on the basis of the terms and conditions written in your article. Next comes the non-participative preference shares. Similarly opposite of ये fixed rate of dividend होता है, पेड किया जाता है non-participative preference shares को. They do not carry any additional right of sharing of profits of the company. Next is convertible preference shares. कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं विच हैज़ द राइट टू कन्वर्ट देयर होल्डिंग्स इनटू इक्विटी शेयर होल्डर्स आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अ टाइम. उनको हम कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं. द राइट ऑफ कन्वर्जन मस्ट बी ऑथराइज्ड इन योर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. नेक्स्ट इज नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स. दीज शेयर्स विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स आर नोन एज नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स. राइट. So hope you are clear with the types of preference shares. Next comes our creditorship security. Creditorship securities, इनको बेसिकली हम डेट कैपिटल भी कहते हैं और ये रिप्रेजेंट करते हैं डिबेंचर एंड बॉन्ड्स. अगर हम यूएसए की बात करें, इन यूएसए बॉन्ड्स उनको बोला जाता है विच आर सिक्योर्ड बाय द टेंजिबल एसेट्स एंड डिबेंचर्स उनको बोला जाता था जो बेसिकली अपनी क्रेडिट वर्दीनेस के साथ ही सिक्योर्ड होते थे. But in UK and all other countries there is no such distinction between these debentures and bonds. तो जो आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें हम debentures और bonds में ऐसा कोई distinction नहीं पढ़ेंगे. We'll consider them as same. Okay. Debentures और bond. Company may raise long-term finance through public borrowings. So these loans are raised by the issues of debentures. A debenture क्या है? Is an acknowledgement of debt. आप public borrowing करते हो, एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बोरोइंग करते हो जो आपको इरिस्पेक्टिव ऑफ द लॉसेस, इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट्स आपको पे आउट करना ही करना है. सो द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ चार्ज ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द कंपनी एंड द डिबेंचर्स आर जनरली गिवन अ फ्लोटिंग चार्ज ओवर द एसेट्स ऑफ द कंपनी. When the debentures are secured, they are paid on priority in comparison to all other credits. Right? तो अब देखते हैं कि डिबेंचर्स में क्या है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिबेंचर्स. सो बेसिकली फर्स्ट इज मेच्योरिटी. दो डिबेंचर्स प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फंड्स टू अ कंपनी, दे मेच्योर आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अ टाइम. कुछ स्पेसिफिक पीरियड होता है इनका कि 5 years, 10 years, 15 years, उसके बाद ये रिडीम हो जाते हैं, ये मेच्योर हो जाते हैं. Next comes claim or right to income. They can claim a fixed rate of interest that is payable on debentures. Like shares, a company has a legal obligation to pay the interest on due dates irrespective of level of earnings. आपको profit हो, loss हो, आपको pay out करना ही है उनका interest और उनका प्रिंसिपल अमाउंट भी आपको रिटर्न करना ही करना है. इनके पास प्रेफरेंस होती है बेसिकली ओवर द प्रेफरेंस शेयर्स ओवर द इक्विटी शेयर्स होल्डर्स. राइट. तो डिबेंचर होल्डर्स को हम पहले पे आउट करते हैं और हमें करना ही पड़ता है उनको पे आउट. नेक्स्ट इज
Claim on assets. Similarly, even in respect of claim on assets, debenture holders have a priority of claim on assets of the company. Wind up हो रही है company, you don't have enough profits, so debenture holders can have a claim on the assets of the company. They have to be paid first before making any payment to the preference or equity shareholders, right? नेक्स्ट इज राइट टू कंट्रोल. डिबेंचर होल्डर्स जो होते हैं वो क्रेडिटर्स होते हैं कंपनी के, वो ऑनर्स नहीं होते हैं एंड उनके पास कोई कंट्रोल नहीं होता मैनेजमेंट का, ना ही उनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं कि वो अपने डायरेक्टर्स इलेक्ट कर सके. सो दे हैव नो कंट्रोल और नो वोटिंग राइट्स. नेक्स्ट इज कॉल फीचर. So call feature, issue of debentures sometimes provide a call feature which entitle the company to redeem its debentures at a certain price before the maturity date. These are the characteristics of debentures. Now let's discuss the advantages of debentures to the company and to the investors. So debentures provide long-term funds to a company. Obviously debentures एक long-term funds provide करवाते हैं आपको. The rate of interest payable on debentures is usually lower than the rate of dividend paid on shares. The interest on debentures is a tax deductible expense. आपको टैक्स में भी बेनिफिट होता है इनसे जो आप इंटरेस्ट पे करते हो. डेट फाइनेंसिंग डज नॉट रिजल्ट इनटू और डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल नहीं होता. यू हैव फुल कंट्रोल ऑन योर, जो ऑनर्स होते हैं उनका फुल कंट्रोल रहता है. देयर इज नो सच डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल. अ कंपनी कैन ट्रेड ऑन इक्विटी बाय मिक्सिंग डिबेंचर्स इनटू द इक्विटी. आप ट्रेड ऑन इक्विटी कर सकते हो. Next comes the advantages to the investors. Debentures provide a fixed, regular and stable source of income to its investors. Investors क्या है, आपको fixed, stable interest आना ही आना है. कंपनी पैसा कमाए, कंपनी लॉसेज में जाए, आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आना ही आना है. सो इट इज़ कंपेरेटिवली एक सेफर इन्वेस्टमेंट है. मैनी इन्वेस्टर्स प्रेफर करते हैं डिबेंचर्स बिकॉज ऑफ डेफिनेट, और आपको मेच्योरिटी पीरियड होता है कि इतने टाइम के बाद यू विल गेट योर मनी बैक. A debenture is usually more liquid investment and an investor can sell or mortgage his instrument to obtain loans from financial institutions. आप financial institution को भी अपना debenture कर सकते हो, दे सकते हो, mortgage कर सकते हो. Interest of debenture holder is protected by various provisions of the debentures trust deed and guidelines issued by the Security Exchange Board of India. सो जो इंटरेस्ट डिवेंचर होल्डर्स बहुत सेफर मोड है, ये प्रोटेक्टेड रहते हैं. आपका सेबी इसको प्रोटेक्ट करता है और भी सारी ट्रस्ट डीड्स होती हैं. तो डिवेंचर इज़ अ फुल प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट, बेसिकली प्रोटेक्टेड इन्वेस्टमेंट. देयर इज़ नो सच रिस्क इन्वॉल्व्ड. नेक्स्ट इज इंटरनल फाइनेंसिंग. इंटरनल फाइनेंसिंग इज बेसिकली सेल्फ फाइनेंसिंग. यू फाइनेंस योर सेल्फ बाई योर ओन फंड्स. फाइनेंसिंग भी बोल देते हैं इसको, इंटरनल फाइनेंसिंग भी बोल सकते हैं. New company can raise finance only through external sources, right? Such as shares, debentures, public deposits, etc. But जो existing company है वो खुद को internally finance कर सकती है through retained earnings or plowing back of profits, capitalization of profits and depreciation. And first comes is retained earning or plowing back of profits. The plowing back of profit is a technique of financial management under which all the profits of a company are not distributed as dividends. आप क्या करते हो, आपको प्रॉफिट हुआ, आपने डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे कर दिया, आपने प्रेफरेंस को डिविडेंड दे दिया, उसके बाद पैसा बचा इक्विटी वालों का. इक्विटी शेयर होल्डर्स ने क्या किया, कुछ पार्ट डिविडेंड ले लिया और जो कुछ पार्ट बचा था उसको री इन्वेस्ट कर दिया. बेसिकली आपने बाहर से कहीं से फाइनेंसिंग करवाने की बजाय खुद के पैसे को ही इक्विटी शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्ट कर दिया. तो इस आप अपने प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट कर रहे हो, फिर उससे प्रॉफिट होंगे उसको फिर री इन्वेस्ट कर रहे हो, विच मीन्स फ्लोइंग बैक ऑफ योर प्रॉफिट्स, राइट. सो इसे इंटरनल फाइनेंसिंग कहते हैं. इसके क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं. इट एड्स इन स्मूथ एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड रनिंग ऑफ द बिजनेस, गुड डेफिशिएंसीज ऑफ डेप्रिसिएशन, इनेबल टू रिडीम लॉन्ग टर्म. ये आपको हेल्प करती है कि आप लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ को रिडीम कर पाओ. ये इकोनॉमिकल मेथड है फाइनेंसिंग का. आपकी वैल्यू ऑफ शेयर्स इंक्रीज़ करता है इससे. सेफ्टी रहती है आपकी इन्वेस्टमेंट्स की, डाइल्यूशन नहीं होता आपका कंट्रोल का. आपको सुपर टैक्स से इवेजन मिल जाती है. सो कैपिटल फॉर्मेशन का रेट इंक्रीज़ करती है कि आप पैसे को री इन्वेस्ट कर रहे हो. So all these are the advantages of the plowing back of the profits, right? So next comes depreciation as a source of funds.
नेक्स्ट कम्स डेप्रिसिएशन एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। डेप्रिसिएशन क्या होता है? द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ओवर द लाइफ टाइम, कि आपके एसेट की वैल्यू में कितना कितना डिक्लाइन आ रहा है, उसे हम डेप्रिसिएशन को बुक कर लेते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या वो डेप्रिसिएशन हमारा सोर्स ऑफ फाइनेंस हो सकती है या नहीं हो सकती? तो देखो, इसका कोई डेफिनेट आंसर तो नहीं है येस और नो में, बट हम इतना सर्टेनिटी के साथ कह सकते हैं कि डेप्रिसिएशन डायरेक्टली तो हमारे सोर्स ऑफ फंड्स में कंट्रीब्यूट नहीं करती है, इनडायरेक्टली चाहे वो हमारी टैक्स सेविंग में, डिविडेंड पे आउट में, उसमें हमें हेल्प आउट कर दे, क्योंकि डेप्रिसिएशन इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। सो डेप्रिसिएशन हेल्प्स अस इन सेविंग टैक्स एंड पेइंग लेस डिविडेंड्स। तो वो इनडायरेक्टली हमारी सेविंग्स को इंक्रीज करके हमें फंड्स जनरेशन में हेल्प करती है। एंड बट कुछ लोग कहते हैं कि इसको हम मान ही नहीं सकते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। अगर फॉर से कंपनी लॉसेस में है, उनको कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ, तो डेप्रिसिएशन हमारी कैसे टैक्स सेविंग में हेल्प करेगी, कैसे वो हमारा एक सोर्स ऑफ फाइनेंस कंसीडर होगा? क्योंकि कंपनी इज इनटू लॉसेस, देयर इज नो प्रॉफिट, then any amount charged to profit and loss account will neither affect the tax liability nor any payments of dividends. So it should not be considered a source of finance at all. So to conclude, it may be said that to the extent depreciation helps in effective savings in the payment of tax and dividend, it may be regarded as a source of funds. कि जितने एक्सटेंट तक डेप्रिसिएशन आपको हेल्प कर पा रही है आपके टैक्स को सेव करने में, मतलब प्रॉफिट्स को कम कर देती है सो दैट डिविडेंड भी कम आपको पे हो, उस एक्सटेंट तक हम फिर भी कंसीडर कर सकते हैं इसको सोर्स ऑफ फंड्स, अदरवाइज नहीं कर सकते, राइट? होप यू आर क्लियर विद दिस डेप्रिसिएशन एज अ सोर्स ऑफ